नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन और मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के अलॉटमेंट के बारे में। जिस तरीके से आईपीओस का रश चल रहा है स्टॉक मार्केट्स में, जाहिर सी बात है आपने भी सोचा होगा कि किसी न किसी एक आईपीओ में आप भी निवेश करें। लेकिन जिस तरीके के सब्सक्रिप्शन फिगर्स आ रहे हैं, ये भी आपको चौंका रहे होंगे कि क्या आपको फाइनली कोई आईपीओ अलॉट होगा भी या नहीं, क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है। फर्ज के तौर पर आप देख लिए कि टाटा टेक्नोलॉजीज का जो आईपीओ है वो जैसे ही खुला आधे घंटे के भीतर पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया था। जबकि ये पूरे आईपीओस जो होते हैं ये 3 दिनों के लिए मिनिमम खुलते हैं इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। अब मिसाल के तौर पर आप आईआरडीए के आईपीओ को ले लीजिए, ये भी पहले ही दिन पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो गया था। फिलहाल 5 तरीके के आईपीओस जो हैं वो खुले हुए हैं। 5 आईपीओस हैं जिनमें से 4 तो फुल्ली सब्सक्राइब हो ही चुके हैं और कुछ एक आईपीओस जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज तो 12 गुना 13 गुना तक सब्सक्राइब हो गए हैं। और अगर आप फ्लेयर राइटिंग की बात करें, गंधार ऑयल की बात करें, तो ऑलमोस्ट 11 टाइम्स की सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कुछ एक आईपीओस में। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आपको आईपीओ अलॉट होगा भी या नहीं, या फिर कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आप आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस को बढ़ा सकते हैं नहीं। आज इसी विषय पर चर्चा होगी। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। आस्था जैन है हमारे साथ, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हेम सिक्योरिटी से। आस्था जी, स्वागत है आपका बिजनेस टुडे बाजार पे। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों का सवाल ये आपको भी आ रहा होगा, जिस तरीके से 5 आईपीओस की रश लगा हुआ है, कि क्या उनको फाइनली आईपीओ मिलेगा या नहीं, या फिर क्या तरीका है जिससे कि आईपीओ अलॉट उनको हो जाए। तो वाकई में क्या एक कोई सीक्रेट है जिसकी वजह से आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं? गुड इवनिंग साक्षी। देखिए, आईपीओ के लिए कोई सीक्रेट यहाँ काम नहीं करता है। अलॉटमेंट बढ़ाने का सिर्फ एकमात्र जरिया यही है कि आप मल्टीपल अकाउंट से आप अप्लाई करें। लेकिन मल्टीपल अकाउंट भी ऐसा नहीं कि एक पैन कार्ड पे आपने अगर 4-5 अकाउंट खोल दिए डीमैट तो वहां से अप्लाई हो, नहीं। हर ओके। एक पैन कार्ड और एक एप्लीकेशन, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई करें। आप चाहे तो अपने दोस्तों के अकाउंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने रिश्तेदारों के अकाउंट के थ्रू अप्लाई करिए। लेकिन एक पैन कार्ड और एक एप्लीकेशन, ये थंब रूल हमेशा ध्यान रखिए। ये नहीं कि एक ही पैन कार्ड पे अगर हमने 4-5 अकाउंट खोल दिए डीमैट तो हम सब में से करेंगे। उस केस में रजिस्ट्रार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटर यही है कि एप्लीकेशन जरूर करिए पर मल्टीपल अकाउंट से करिए, और वो मल्टीपल अकाउंट भी अलग अलग पैन कार्ड के हिसाब से होने चाहिए। मतलब आप अपने फैमिली मेंबर्स में सबका डीमैट खुलवा दीजिए, दोस्तों के डीमैट अकाउंट से भी अप्लाई करवा दीजिए। उनको बोल दीजिए कि कुछ देर के लिए आप उनका जो डीमैट अकाउंट है वो उधार पे ले रहे हैं और आप वहां से निवेश करें, तो शायद आपको चांसेस बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और आपने क्लैरिफाई भी कर दिया कि एक पैन कार्ड यानी कि एक डीमैट अकाउंट। ऐसा नहीं है कि मेरे अगर 4 डीमैट अकाउंट है तो मैं 4 डीमैट अकाउंट से कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बहुत सारे सवाल ये आते हैं कि क्या आईपीओ में निवेश करने का सही समय है भी या नहीं। मतलब क्या फर्स्ट डे करें, पहले 1 घंटे में कर दें, या लास्ट डे करें, कब चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं? क्या टाइम का भी कोई फैक्टर होता है? देखिए, अगर आईपीओ बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छी कंपनी का आईपीओ है, और सभी तरफ से राय जो आती है, या आप जो भी यहाँ पे अप्लाई करते हैं वो अपने फाइनेंशियल जो भी उनके विशेषज्ञ है उनसे राय ले चुके हैं कि ये आईपीओ अच्छा है, तो मेरे हिसाब से पहले ही दिन अप्लाई करना बेटर है। इसमें दो चांसेस रहते हैं। लास्ट डे क्या होता है, सभी लोग अप्लाई करने जाते हैं, तो उस केस में काफी ज्यादा हमें ये देखने को भी मिला है कि कितनी बार इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो बैंक की वेबसाइट पे बहुत लोड आ जाता है और एप्लीकेशन हुए बिना ही रह जाती है। सो लास्ट डे तक का वेट ना करें। अगर आप पूरा, आपको पूरी श्योरिटी है कि ये मुझे लगाना ही है, तो बेटर रहेगा कि पहले ही दिन जाके लगा दें, ताकि लास्ट डे की जो भी गड़बड़ होती है उससे आप बच जाएंगे। आपको मैं ठीक है। एक और बात बताना चाहूंगी साक्षी, जिस तरह से अभी 5 आईपीओ आए हैं, क्योंकि हम ऑन ग्राउंड हमारे रिटेल क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, एप्लीकेशंस हमारे ऑफिस में भी आती है, बहुत ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशंस आई हुई हैं, और सर्वर्स अभी इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे, इतना जी। लोड नहीं ले पा रहे। तो इसीलिए जिसने लास्ट डे का सोच के लगाने का सोच के अभी तक बैठे हुए हैं, उनकी एप्लीकेशंस को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कतें आए। तो इन सभी दिक्कतों को अवॉइड करने के लिए फर्स्ट या सेकेंड डे लगाइए, बेटर रहेगा। ठीक लास्ट डे है। का इंतजार ना करिए।
ठीक है, लास्ट डे का इंतज़ार नहीं करना है तो पहले या दूसरे दिन में ही कर लीजिए। तीसरी चीज़ ये पूछते हैं कि क्या मल्टीपल कैटेगरीज़ के ज़रिए भी कोई एक निवेशक निवेश कर सकता है? यानी या फिर अगर हम बात करें कि बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, क्यूआईबी की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, एचएनआई की कैटेगरी, फिर रिटेल इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी आती है। तो क्या एक निवेशक रिटेल भी और एचएनआई कैटेगरी में भी क्या निवेश कर सकता है? एक एप्लीकेशन एक ही कोटा या फिर एक ही कैटेगरी के थ्रू निवेश की जाती है, लेकिन जैसे ये डिपेंड भी करता है कि आईपीओ की क्या यहाँ पे जो निकल के आ रही है, जैसे हम कहते हैं स्पेसिफिकेशन है, जैसे टाटा ठीक है, टेक्नोलॉजीज का आईपीओ, उसमें उन्होंने शेयर होल्डर कोटा भी रखा है। तो अब एक रिटेल इन्वेस्टर चाहे तो वो रिटेल कैटेगरी से भी अप्लाई कर सकता है, चाहे से तो वो शेयर होल्डर कैटेगरी से भी कर सकता है। इसके लिए आईपीओ की डिटेल को पढ़ना जरूरी नहीं है, सभी आईपीओ में ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो आप अपने जो भी फाइनेंशियल विशेषज्ञ हैं उनसे आप पूरी इंफॉर्मेशन लें कि किस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। ज्यादातर एक कैटेगरी से ही अप्लाई होता है। क्यूआईबी की तो डेफिनेशन ही अलग है साक्षी, देखिए बड़े बड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, आपके एआईएफ्स आते हैं, एफआईआईज रहते हैं। तो क्यूआईबी इसमें हमारी बैंक ट्रेजरीज आती हैं, हमारे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, तो वो पूरी कैटेगरी अलग है। तो ठीक उनकी है, कैटेगरी अलग हो गई। उसके बाद एचएनआई आता है जिसमें कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स रहते हैं। उसमें भी दो कैटेगरी डिवाइडेड है, 2 लाख तक की जो बिलो 2 लाख लगाना चाहते हैं और जो बिलो 10 लाख लगाना चाहते हैं। ठीक है, अभी उसमें आपकी जिस तरह से आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप लगाइए। अगर एचएनआई में अगर आप लगा सकते हैं तो हमारा हमेशा यही राय रहता है, अच्छा इशू है तो 10 लाख वाली एप्लीकेशन लगाइए, चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ते हैं। क्योंकि 10 लाख के फंड को लेके लगाने वाले लोगों की प्राय संख्या कम रहती है। तो इस केस में चांसेस ऑफ अलॉटमेंट जिसे बोलते हैं वो आने के चांसेस होते हैं। और दूसरा, बिग एचएनआई के केस में प्रोपोर्शनेट ही नंबर ऑफ शेयर्स आते हैं। तो अगर वहां पे इश्यू का सब्सक्रिप्शन थोड़ा बहुत भी कम होता है तो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आने की भी चांसेस बढ़ते हैं और चांसेस ऑफ अलॉटमेंट भी बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये अगर क्षमता है कि 10 लाख तक की भी हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो हम यही राय देते हैं कि आप बिग एचएनआई में 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगाइए, वहां पे चांसेस ऑफ अलॉटमेंट ज्यादा होते हैं। बाकी हर ठीक है, कैटेगरी से एक ही बार में एप्लीकेशन की जा सकती है। एक निवेशक दो कैटेगरी से कभी भी निवेश नहीं कर सकता, अनटिल और अनलेस अगर इश्यू में वो मेंशन हो। तो जैसे कि टाटा ठीक है। टेक्नोलॉजीज में शेयर होल्डर फंड के बारे में, शेयर होल्डर कोटा के बारे में मेंशन। ठीक है। अब एक सवाल ये भी आता है कि किस प्राइस बैंड पे निवेश करना चाहिए? जैसे 2 प्राइस बैंड तो हर आईपीओ देता ही है, एक लोअर बैंड, एक अपर बैंड। तो अपर बैंड में ही निवेश करने की सलाह क्यों दी जाती है यहाँ पर? देखिए, ज्यादातर जब कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो पूरी जांच परख करके आती है। वो पहले ही पूरे रोड शोज करती है, वहां बड़े बड़े क्लाइंटों, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के साथ उनका पहले ही मीटिंग होता है जिसमें वो अपनी कंपनी के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ठीक है, वहां से किस तरह की डिमांड आती है उसी हिसाब से प्राइस बैंड भी डिसाइड होता है कि बड़े इन्वेस्टर्स किस प्राइस पे कंफर्टेबल है। तो ज्यादातर जब प्राइस पहले से ही फिक्स होके आती है तो मान के चलिए कि जो हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड है उसी पे ही इश्यू का फाइनल प्राइस भी डिसाइड होता है। इसीलिए वहां पे ऑप्शन भी मिलता है जब भी आप भरने जाएंगे किसी भी इश्यू को इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिजिकल फॉर्म के थ्रू, कट ऑफ प्राइस, आप हमेशा कट ऑफ प्राइस पे टिक करिए। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर है तो कट ऑफ प्राइस का मतलब है जो भी प्राइस फाइनली डिसाइड होगी मेरा अमाउंट उसी पे डेबिट किया जाए, इसके लिए मैं आज्ञा देता हूँ। तो कट ठीक ऑफ प्राइस पे आप टिक करके और आप हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड के हिसाब से अमाउंट भरिए। उसमें क्या होता है कि अगर हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड डिसाइड हुआ तो आपका पूरा अमाउंट डेबिट होगा। लेकिन अगर किसी वजह से वैसा ऐसा होता ही नहीं है, मेरे हिसाब से जो मैंने 20 सालों के मेरे ये पूरे करियर में देखा है, 18 साल से मैं लगातार 18-19 साल से मैं आईपीओ को ट्रैक कर रही हूँ, जी। मुश्किल से 2 या 3 ऐसे आईपीओ होंगे जो लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे डिसाइड हुए, कभी हुआ नहीं है ऐसा। तो लोअर हुँ। एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे भी अगर किसी वजह से डिसाइड हुआ तो आपका जो अमाउंट आपने हायर एंड ऑफ द प्राइस के हिसाब से दिया है डेफिनेटली वो ज्यादा होगा, तो वो वापस आपको रिफंड हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर आपने लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड के हिसाब से अमाउंट भर दिया और प्राइस ज्यादातर मानिए 99% हायर एंड पे डिसाइड होते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए ठीक है, हमेशा हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे भरे। रिटेल है तो कट ऑफ का टिक मार्क करें, लेकिन अमाउंट हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड के हिसाब से ही भरे। और अगर बिग एचएनआई की एप्लीकेशन है तो वो इंटरनेट बैंकिंग में उसमें उनको पूरा हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड को मेंशन करना पड़ता है। जैसे ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजी के केस में 500 रुपए, उसमें कट ऑफ प्राइस का ऑप्शन नहीं चलता। अगर आप बिग ठीक है, एचएनआई आपको 500 रुपए अमाउंट डालना पड़ेगा।
और उस हिसाब से आपका अमाउंट भी जाएगा और डेबिट होगा। ठीक है, तो बिग किचन केसेस में तो बहुत आसान हो गया क्योंकि एक ही आपको हायर एंड ऑफ द प्राइस बैंड मिलेगा, लेकिन रिटेल कैटेगरी में आपको चॉइस मिलती है, लेकिन तब भी आपको अपर एंड पर ही निवेश करना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब कितने लॉट्स अप्लाई करने चाहिए, ये एक सबसे बड़ा सवाल होता है कि कई कंपनियां जो होती हैं 13-14 लॉट्स भी निकालती हैं अपने आईपीओ के लिए। मिनिमम लॉट जो होता है एक होता है, उसी में कई सारे शेयर होते हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि कभी भी आप आईपीओ में 1 या 2 शेयर नहीं ले सकते, जितना एक लॉट में शेयर्स होगा उतने के लिए तो आपको अप्लाई करना ही है। मिनिमम एक लॉट के लिए मैक्सिमम 13-14-12 लॉट्स जो भी होते हैं वो कंपनी ऑलरेडी मेंशन करती है। तो कितने लॉट्स लेने चाहिए आस्था, ये बताइए। देखिए, कभी भी कंपनीज अब जो आ रही है उसमें मिनिमम लॉट में 15,000 तक की सीमा फिक्स करी गई है। अब आईपीओ का जो भी प्राइस है, जैसे टाटा टेक्नोलॉजीज 500 में है, तो वहीं गंधार ऑयल 169 में है। तो वो नंबर ऑफ शेयर्स डिपेंड करेंगे कि 15,000 तक का अमाउंट के हिसाब से लॉट के नंबर ऑफ शेयर्स डिसाइड होते हैं। प्राइस का ऊपर नीचे होना एक अपनी जगह है, लेकिन उसी प्राइस से, क्योंकि 500 के हिसाब से लॉट साइज छोटा होगा और ठीक है, 150 के हिसाब से लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होंगे, क्योंकि ठीक है, मिनिमम अमाउंट 15,000 का फिक्स किया गया है। उस हिसाब से यहाँ पे एक लॉट में भी शेयर्स के साइज वेरी करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि पहले एक सिस्टम था कि रिटेल इन्वेस्टर को प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा, यानी कि वो जितनी ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उनको शेयर्स आ जाएंगे। ठीक लेकिन है, अब ये खत्म हो गया है। अब आप चाहे से आप 2 लाख रुपए तक का भी अमाउंट भर दें और मल्टीपल लॉट्स के लिए भी अप्लाई करें, तभी भी आपको अलॉटमेंट तो मिनिमम यानी कि 15,000 के अमाउंट के हिसाब से ही शेयर्स मिलेंगे। तो ओके, कोई सेंस नहीं है कि मैं 2-2 लाख रुपए की एज अ रिटेल इन्वेस्टर एप्लीकेशन करके बैठूं। उसमें क्या है, आपका अमाउंट ब्लॉक होता है, क्योंकि वैसे वो अमाउंट यूज नहीं होता, लेकिन जब तक आईपीओ की अलॉटमेंट डिसाइड नहीं हो जाती वो अमाउंट आपके बैंक में ब्लॉक हो जाता है। तो ठीक है, अननेसेसरी ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर है तो सिर्फ 15,000 के टोटल अमाउंट के हिसाब से मिनिमम लॉट के लिए आप अप्लाई करें, मैक्सिमम में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक लेकिन है, अगर आप बिग एचएनआई है, उस केस में आप चाहें तो आप कर सकते हैं ज्यादा लॉट्स के लिए अप्लाई, क्योंकि वहां पे प्रोपोर्शनेट चलता है। लेकिन रिटेलर के लिए कोई प्रोपोर्शनेट रूल नहीं रहा है। आप कितना, अगर इशू वन टाइम भी सब्सक्राइब हुआ तो भी उतने ही शेयर्स मिलेंगे। एक ही चीज रहती है कि इशू अगर रिटेल में भी वन टाइम सब्सक्राइब नहीं हुआ और उसमें आपने ले जाके 2 लाख की कर दी, तब जाके आपको फिर प्रोपोर्शनेट मिल सकता है। लेकिन ऐसा प्राय बहुत कम देखा गया है। अभी तो वन टाइम तो आराम से रिटेल में सब्सक्राइब होता है, कोई बहुत ही इशू नहीं अच्छा होता है जिसमें मार्केट का ट्रैक्शन नहीं है, वहीं पे रिटेल कम आता है और वो वन टाइम भी सब्सक्राइब नहीं होता। तो उस बिल्कुल। समय अगर आप अलग ही रिटेल इन्वेस्टर है और आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, तब आप बड़ी लगाइए। बाकी कोई सेंस नहीं आता बड़ी लगाने का, मिनिमम के लिए अप्लाई करें। ठीक है, आखिर में किस मोड ऑफ पेमेंट से यहाँ पर पे करना चाहिए, यूपीआई के जरिए या फिर नेट बैंकिंग के जरिए? देखिए, यूपीआई में हमेशा 5 लाख से ज्यादा की लिमिट नहीं होती है, पहली चीज तो ये है। तो यूपीआई में रिटेलर कर सकते हैं, स्मॉल एचएनआई कर सकते हैं, बिग एचएनआई तो कर ही नहीं सकते। 2-3 मोड ऑफ पेमेंट होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू फिजिकल फॉर्म भर के आपके बैंक में जाके वो जमा करा दें, या फिर यूपीआई के थ्रू भरें। तो ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी में कर रहे हैं। रिटेल इन्वेस्टर है तो आप चाहे तो यूपीआई के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि 15,000 तक की ही सीमा होती है। चाहे से तो आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, वो सुविधा इन्वेस्टर को देखनी होगी। बाकी बड़े एचएनआई के लिए यूपीआई काम नहीं करता। तो अब आप बड़े एचएनआई 10 लाख तक की एप्लीकेशन लगाने के मूड में है तो यूपीआई की तरफ बिल्कुल ना जाए, या तो आपके इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करें, नहीं तो फिजिकल फॉर्म भर के सबमिट करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आस्था हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम इनसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। अब आपको पता चल ही गया है कि अगर आईपीओ के लिए निवेश करना है तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डूज डोंट्स आपको पता चल गए हैं। चांसेस बढ़ाने के लिए क्या कुछ आपके पास होना चाहिए, किस तरीके से आप अप्लाई करें, ये भी आपको पता चल चुका है। चलिए इसी के साथ इस खास शो को यही समेटेंगे, लेकिन लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तो बिजनेस टुडे बाजार के साथ आप बने रहें। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।